Hi guys, welcome to Smart Commerce Classes. My name is Anshul Mittal, and in today's video we will be doing the next part of chapter number 10 of ACCA F8, and the name of the chapter is Procedures. So guys, first of all I'm really sorry कि मैं बीच में वीडियोस नहीं बना पाया था. एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी एंड आई वाज ऑन बेड फॉर 8 to 9 days, बट अब ठीक हूँ मैं. सो अब मैं जल्दी जल्दी से इस सब्जेक्ट को F8 को ख़त्म करूँगा बिकॉज उसके बाद मुझे और भी सब्जेक्ट्स करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो प्रोसीजर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़, कोई भी चीज़ अगर हमें दी जाती है एज अ ऑडिटर, हम उसको कैसे चेक करते हैं हर तरीके से, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट. हाउ डू वी चेक अ पर्टिकुलर आइटम सो दैट हम एक चीज़ के लिए श्योर हो जाए कि हाँ हमने अपनी तरफ से पूरी चेकिंग की है एंड कुछ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस चीज़ में नहीं है. और अगर होता है, डिफरेंस होता है, तो हम उसको लिख देते हैं, हम उसको डिस्क्लोज कर देते हैं. सो अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा इस चैप्टर में आता है दैट इज़ नॉन करंट एसेट्स. अब नॉन करंट एसेट्स क्या क्या होते हैं? जैसे लैंड, बिल्डिंग, machinery, etc. These all are non-current assets, assets which are held for more than 12 months. और बेसिकली लॉजिक ये होता है, ये एसेट्स हम बिजनेस में कभी भी सेल करने के लिए परचेज नहीं करते, हम इन एसेट्स को यूज़ करने के लिए परचेज करते हैं. ठीक है, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स यानी स्टॉक इन्वेंट्री होता है उनको हम परचेज करते हैं सेल करने के लिए, बट नॉट फॉर नॉन करंट एसेट. अब अगर हम किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और हमें जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफ़ी सारे नॉन करंट एसेट्स लिखे हुए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, काफ़ी सारे हैं, तो उनकी हमें पूरी चेकिंग करनी है. हाउ कैन वी चेक दैट? देखो, सबसे पहली बात मैं तुम्हें जैसे एग्जांपल देता हूँ. तुमने एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन ओपन करी, उसमें लिखा हुआ है लेट्स से प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग इतनी थी, एडिशन इतनी थी, डिस्पोजल मतलब सेल इतनी होगी, और यहाँ पे आ गई उसकी क्लोजिंग. उसके बाद सेम जैसे मैंने बताया था एसेट्स के अंदर हम हमेशा एसेट्स को दिखाते हैं कॉस्ट पे, और उसके साथ हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, है ना. एसीसीए के अंदर हम सारे एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं और उसके साथ अलग से एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं. तो सेम वैल्यू हमारी आ जाएगी अक्यूमुलेशन की, कि ओपनिंग अक्यूमुलेटेड वैल्यू कितनी थी डेप्रिसिएशन की, ड्यूरिंग द ईयर कितनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी, और क्लोजिंग डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है. सो दिस इज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट एट कॉस्ट, दिस इज क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ठीक है. और अगर कोई तुमसे पूछे कि एसेट की एट द ईयर एंड बुक वैल्यू क्या होगी, बुक वैल्यू विल बी टोटल कॉस्ट एट द ईयर एंड माइनस टोटल अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द ईयर एंड. अब अगर ये चीज़ तुम्हारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही है, एज अ ऑडिटर व्हाट स्टेप्स वुड यू फॉलो और व्हाट विल यू डू? तुम कैसे चेक करोगे? सबसे पहली चीज़, तुम इन सब चीज़ों की सारी फिगर्स देखो. तुम्हें ओपनिंग भी सारी वैल्यूज चेक करनी है कि ओपनिंग ठीक डली कि नहीं डली. उसके बाद एडिशन, जो ड्यूरिंग द ईयर एसेट में एडिशन हुई है, इसके तुम्हें सारे परचेज के बिल चेक करने पड़ेंगे कि जो हमने एसेट ड्यूरिंग द ईयर ऐड करे हैं इनके परचेज के बिल है कि नहीं, एसेट रजिस्टर में एंट्री है कि नहीं, वो सारा हम यहाँ से देखेंगे. अभी डिस्पोज हुए एसेट यानी सेल हुए हैं, तो सेल बिल है कि नहीं हमारे पास, और क्लोजिंग सेम यहीं से आ जाएगा. उसके बाद तो ऐसी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लिए हमारे पास कोई एज सच डॉक्यूमेंट नहीं होगा, लेकिन इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि किस रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है और क्या रेट कंपनी ने अपनी बुक्स में बोला हुआ है कि हम ये रेट चार्ज करते हैं. ठीक है. तो फिक्स एसेट से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी और क्या क्या सोर्स ऑफ एविडेंस होंगे. तो जैसे नॉन करंट एसेट रजिस्टर हमें देखना पड़ेगा, परचेज इन्वॉइसेस देखने पड़ेंगे, हमें सेल्स इन्वॉइस देखने पड़ेंगे अगर हमने एसेट कोई सेल करा है, बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट सेल करा है और उसका बिल नहीं है हमारे पास, जैसे स्क्रैप में सेल किया था, तो हो सकता है स्क्रैप का बिल ना हो. तो हाउ कैन वी वेरीफाई कि वो एसेट सच्ची में सेल हुआ है? बिजनेस में नहीं है, अगर बुक्स में नहीं दिख रहा वो एसेट, तो एक्चुअली में वो सेल हुआ है कि नहीं हुआ. वी कैन चेक फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट, कि अगर बैंक स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ अमाउंट आया है एंड वी कैन वेरीफाई कि वो अमाउंट उस पर्सन से आया है. जैसे बैंक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ये अमाउंट आया था,
हमने वेरीफाई किया ये अमाउंट ए से आया था, ए को कॉल किया, ए ने बताया कि इसने मुझे एसेट सेल किया था। वो चीज़ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट कि जितने एसेट्स एज पर बुक हमें दिख रहे हैं कि क्लोजिंग आज की डेट में क्लोजिंग इतने एसेट्स हमारे पास हैं इतनी कॉस्ट के, क्या फिजिकली वो एसेट्स बिजनेस में हैं? ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में एसेट्स है ही नहीं लेकिन बुक्स में दिखे हुए एसेट्स। ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टाइटल डीड्स एंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स कि जितने भी एसेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और जितने भी एसेट्स हमारे पास, जैसे ये फैक्ट्री है फिजिकल, जितने भी एसेट्स हमारे पास फिजिकली हैं, क्या इन सारे एसेट्स का हमारे पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट है कि ये एसेट हमारे ही हैं, हमारी कंपनी के नाम पे ही परचेज्ड है? वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन पॉलिसी एंड रेट्स, जैसे मैंने बताया था कि क्या डेप्रिसिएशन पॉलिसी एंड रेट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और कैपिटल रिप्लेसमेंट प्लान, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारे बिजनेसेस में हम नहीं चेक करते। ये बेसिकली क्या होता है, काफ़ी सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, उनको एक चीज़ पता होती है कि हमारे एसेट की जैसे लाइफ है 8 ईयर्स, ठीक है, 7 साल से वो एसेट ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, तो अब 1 साल रह गया उस एसेट को, सिर्फ 1 साल रह गया। तो क्या होता है 1 साल बाद, अब कंपनी को पता है कि 1 साल बाद ये एसेट खत्म हो जाएगा, दे विल हैव टू बाय अ न्यू एसेट। तो उस एसेट के लिए वो अलग से कुछ अमाउंट इकट्ठा करके रख लेते हैं विच इज़ लाइक अ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और कैपिटल रिप्लेसमेंट प्लान कि हमें एक नया एसेट परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने अलग से पैसे इकट्ठे करके रख लिए। एक बार ये भी हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि क्या जितने एसेट्स की कॉस्ट है उतना या उसके आसपास का ये अमाउंट उन्होंने अलग से रखा हुआ, ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा रख दिया, लाइक दैट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। बट मेन हमारी जो चीज़ें हैं, जब भी हम नॉन करंट एसेट की चेकिंग करते हैं एज अ ऑडिटर, एज अ चेकर, हमें ये सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। दीज आर मैंडेटरी थिंग्स, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट्स मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ऑडिट, मस्ट बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। कंप्लीटली रिकॉर्डेड मतलब ऐसा ना हो कि एसेट हमने परचेज ज़्यादा का किया है, अमाउंट कम लिख दिया, ठीक है। मस्ट बी वैल्यूड अप्रोप्रिएटली। वैल्यूड मतलब अगर जैसे हमने एक चीज़ पढ़ी है कि एसेट अगर की हमारी एसेट अगर 1 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हमें बुक्स में रीवैल्यूड फिगर लिखनी पड़ेगी। अगर एसेट की मार्केट वैल्यू कम हो गई तो हमें उसको इम्पेयरमेंट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ सारी हमने करी है कि नहीं करी। एंड मस्ट बी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कि जो एसेट होता है ओनर उसका कंपनी होना चाहिए एंड कंपनी के पास ही उसका कंट्रोल होना चाहिए। ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट लीज पे लिया हुआ है, 30 साल की लीज पे हमने एक लैंड लिया है। लीज मतलब कि 30 साल तक यू आर दी ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग, 30 साल बाद तुम्हें वो बिल्डिंग वापस करनी पड़ेगी। एक तरह से तुमने एडवांस में 30 साल का रेंट पे कर दिया, ठीक है। तो 30 साल का जो लीज अमाउंट है तुम्हारा उस एसेट का, दैट विल बी शोन इन दी बुक्स एज एसेट, कि जो 30 साल का तुमने एडवांस पेमेंट कर दिया वो तुम्हारा एसेट है। एंड दिस एंटिटी इज कंट्रोल्ड बाय यू, आर नॉट द ओनर ऑफ दैट एंटिटी बट दिस इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नॉन करंट एसेट से रिलेटेड सारी चेक करनी होती है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ओवर, हमें किस किस चीज़ के लिए ये सारे एविडेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। एक तो एग्जिस्टिंग एसेट्स, मतलब जो मैंने यहाँ बताया था ओपनिंग, जितने भी ओपनिंग एसेट्स हैं इनके लिए हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, एसेट रजिस्टर, परचेज इनवॉइस चेक कर सकते हैं, परचेज इनवॉइस भी चेक कर सकते हैं। इनके लिए बैंक स्टेटमेंट और सेल्स इनवॉइस ऑफ कोर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिजिकल एसेट्स चेक कर सकते हैं कि जितने एसेट्स मुझे ओपनिंग दिखा रहे साल की शुरुआत में थे, क्या फिजिकली उतने एसेट्स थे हमारे पास। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, ये सारी हमें ओपनिंग वालों के लिए भी चेक करना पड़ेगा, एडिशन वालों के लिए भी चेक करना पड़ेगा, डिस्पोजल वालों के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो ओपनिंग के लिए, एडिशन के लिए, डिस्पोजल के लिए, अगर एसेट को हमने रीवैल्यू करा है वेदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, अगर एसेट को रीवैल्यू करा है अपवर्ड तो उसका भी हमें प्रूफ देना पड़ेगा कि कैसे हमने एसेट की वैल्यू बढ़ाई है, क्या सोर्स डॉक्यूमेंट था, रीवैल्यूअर से प्रॉपर एक सर्टिफिकेट बनवाया कि नहीं बनाया, और अगर इम्पेयर करे वैल्यू कम करिए उसके लिए भी हमें एक सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन अगर करें तो किस रेट पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी है, ठीक है। रिलेटेड डिस्क्लोजर्स, हर एसेट के लिए हमें डिस्क्लोज करना होता है कि एसेट की जैसे डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या है, जैसे प्लांट इज चार्ज एट डेप्रिसिएशन ऑफ दिस रेट, प्लांट की यूजफुल लाइफ कितनी है, रीवैल्यूएशन, वो सारा हमें डिस्क्लोजर नोट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स नेसेसरी
टू वेरीफाई टू चेक दी नॉन करंट एसेट्स। अब तुम्हारी बुक में देखो ये क्वेश्चन है एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2, इसका मैं सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा। द पॉइंट इज इट इज़ वेरी सिंपल, हमने जो ऑलरेडी ऊपर पढ़ा है उसी से सॉल्यूशन बनाया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है क्वेश्चन में, दे हैव गिवन यू अ सिचुएशन, जैसे कंपनी ने तुम्हें प्लांट एंड मशीन अपने जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स का नोट दे दिया कि ये हमारी डिटेल है फिक्स्ड एसेट्स की। अब तुम्हारे पास ये पेज है जो कंपनी ने दिया है, अब तुम कंपनी से क्या क्या चीज़ मंगाओगे, क्या क्या चीज़ चेक करोगे रिगार्डिंग दोज फिक्स्ड एसेट्स। तो जो हमने पढ़ा था सारा सेम वही चीज़ है ऊपर। अब इन्होंने लिखा कैसे हुआ है देखो, मैं तुम्हें समझाया तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले उन्होंने लिखे है यहाँ पे कॉस्ट। सो ओपनिंग, दिस इज ओपनिंग के साल की शुरुआत में ओपनिंग लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, फर्नीचर कितना था, मोटर व्हीकल कितने थे एंड टोटल। एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर हमारे एसेट में कितनी एडिशन हुई है, डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने एसेट सेल करे हैं, और क्लोजिंग के ईयर एंड पे हमारे पास एसेट की कॉस्ट क्या है, दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट। दिस इज नॉट द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती है कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ये है हमारी कॉस्ट। सेम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग कितनी थी, ड्यूरिंग द ईयर कितनी लग गई, डिस्पोजल वाली कितनी माइनस होगी, और क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है। तो ऐसे इन्होंने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग, ठीक है, दिस इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इन्होंने लास्ट में लिख दिया कैरिंग अमाउंट एट 31 दिसंबर 14, मतलब क्लोजिंग डेट पे कैरिंग अमाउंट कैसे आया, तो इट इज क्लोजिंग वैल्यू ऑफ कॉस्ट, क्लोजिंग वैल्यू एट कॉस्ट माइनस क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग हमारे पास कैरिंग अमाउंट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्लोजिंग कॉस्ट, क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ से क्लोजिंग हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। नीचे लिखे इन्होंने कैरिंग अमाउंट है 31 दिसंबर 2013, मतलब लास्ट ईयर का कैरिंग अमाउंट जो हमें लास्ट ईयर की बुक से मिला था, ठीक है। या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं, यानी ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट मीन्स ओपनिंग हमारी कैरिंग वैल्यू। तो सिंपल है, सिंपल फॉर्मेटिंग की गेम है। तो क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज क्लोजिंग बुक वैल्यू, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज ओपनिंग कैरिंग अमाउंट और बुक वैल्यू। तो इस सिचुएशन में हाउ डू यू हैव टू राइट इन द क्वेश्चन, तो इट वुड बी बेटर कि तुम जो इसमें टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 2 है एक बार उसका सॉल्यूशन पढ़ लेना, तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द थिंग्स। कि अगर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिक्स एसेट से रिलेटेड या नॉन करंट एसेट से रिलेटेड ये फॉर्मेट दिया हुआ है, डिस्क्राइब द सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो तुम वहाँ से ये चीज़ कर सकते हो, पढ़ के समझ सकते हो। वही चीज़ें हैं जो हमने सारी ऊपर पढ़ी है, बस तुम्हें ये चीज़ों का ध्यान रखना है अपने माइंड में। ये हमारा माइंड है, ठीक है, हमारा दिमाग है ये, इसमें हमें क्या चीज़ याद रखनी है इस चैप्टर से रिलेटेड कि हर चीज़ को चेक करने का क्या क्या तरीका है, हम कैसे हर चीज़ चेक कर सकते हैं। अब अगर ये चीज़ मैंने तुम्हें ना पढ़ाई होती और मैं तुम्हें बोलता कि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में चेक करना, तुम क्या बोलते, मैं पहले तो फिजिकली जाके चेक कर लूँगा, फिजिकली चेक करने के बाद और बुक्स में क्या वैल्यू है वो चेक कर लूँगा, और इनके बिल्स देख लूँगा कि बिल्स है कि नहीं, है ना। एसेट रजिस्टर भी चेक करना है, बैंक स्टेटमेंट भी चेक करनी है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी पड़ती हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक बार देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड। The depreciation charge for fixtures and fittings for the year ended 31st December 2014 included in the draft financial statement of Murray Company is 338,000 nearest to this। अब इस पर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ड्यूरिंग द ईयर 31st दिसंबर इज 338,000। तो देखते हैं एक बार इन्होंने, हाँ, जो डेप्रिसिएशन, दिस इज फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर की तुम्हारी कॉस्ट थी इतनी, एडिशन थी इतनी, और ये थी तुम्हारी क्लोजिंग, और ये सेल हो गई थी। तो ड्यूरिंग द ईयर जो उसने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो की है 338 विच इज नियरेस्ट टू 0, ठीक है। आगे ये क्या कह रहा है, Murray Company's depreciation policy is to depreciate furniture and fixture using straight line method.
द यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ फॉर फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स इज 10 ईयर्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स। हम मान के चलते हैं कि यूजफुल लाइफ फर्नीचर फिक्सचर का है 10 ईयर्स, और हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे अपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, अब देखो द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर इन जो बैलेंस शीट में है, टोटल कॉस्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल कॉस्ट, इट इज 3275। टोटल कॉस्ट हमारी एसेट की कितनी है? 3275। तो 3275 पे अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है, वी कैन सेट एन एक्सपेक्टेशन फॉर टोटल डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग टू द ईयर एंड इज 3275,000 डिवाइड बाय 10, कि टोटल कॉस्ट हमारी इतनी है, लाइफ है 10 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 10 विच इज 328,000। अब हमारे अकॉर्डिंग आंसर आना था 328,000, जबकि उन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी हुई है वो करी हुई है 338,000। हमारे अकॉर्डिंग आना चाहिए 328,000 और इन्होंने चार्ज किया 338,000। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि डेप्रिसिएशन क्या ऐसा है कि इन द ईयर ऑफ सेल बिल्कुल नहीं चार्ज करते, इन दी ईयर ऑफ परचेज हम पूरी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। हो सकता है डेप्रिसिएशन हमने जो चार्ज की हो, देखो हमने फर्नीचर एंड फिटिंग ओपनिंग भी थी, इस पर तो पूरे साल की लगेगी। ये हमने परचेज करा है, डेट हमें पता नहीं, ये हमने सेल करा है, डेट हमें पता नहीं, तो हो सकता है इन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो किसी और तरीके से की है। तो पॉइंट ये है, एक काम करते हैं, इस इलस्ट्रेशन को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्होंने जो चीज़ करी है दैट इज़ नॉट टेक्निकली राइट। टेक्निकली राइट नहीं है, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि परचेज और सेल पे डेप्रिसिएशन किस रेट पे लगेगा, हमें डेप्रिसिएशन को सही नहीं बोल सकते। तो इन्होंने तो सिंपल बता दिया कि टोटल ईयर एंड पे इतनी कॉस्ट थी, तो इसका डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स हमारी 327.5 इतनी डेप्रिसिएशन होनी चाहिए, और है 338, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि हो सकता है इन पे अलग डेप्रिसिएशन लगी हो, ये एसेट की डेट अलग हो, प्रोरेट कराओ, ये एसेट की डेट अलग हो, प्रोरेट कराओ, तो दैट्स वाई डेप्रिसिएशन अलग लगी हो, इट कैन बी द केस। अब अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं तुम्हें बोलूँ, जैसे मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि लेट्स से डेप्रिसिएशन हम जिस साल सेल होगी उस साल नहीं लगाएंगे, या सॉरी हम पूरी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं बताया हुआ कि कोई डेप्रिसिएशन किस प्रोरेट होगी, कैसे होगी। तो हमने जिस साल परचेज किया उस पर भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जिस साल एसेट सेल हुआ उस साल भी पूरी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगी। सो दैट मीन्स दिस प्लस दिस माइनस दिस, टोटल एसेट की कॉस्ट हमारी इतनी है, और लाइफ है 10 ईयर्स, दैट मीन्स डिवाइड बाय 10, तो 327.5, तो इतनी डेप्रिसिएशन हमें ईयर एंड पे लगानी चाहिए। ठीक है, सिंपल। और एक्चुअली जो इसने ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाई है वो लगाई है 338। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेप्रिसिएशन लगी है ये इस डेप्रिसिएशन से थोड़ी ज़्यादा है, इट इज़ हायर अमाउंट। तो हम जब भी चेकिंग करते हैं एज ऑडिटर, हम अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, हम बुक्स नहीं बना रहे, हम ऑडिटर हैं, जब भी हम चेकिंग करते हैं व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें यहाँ पे बताना होता है कि जो भी आंसर आपने दिया है हम इसका 10% या 5% डेविएशन तक एक्सेप्ट मान के चलते हैं, कि अगर 5% डेविएशन है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा डेविएशन है तो हमें उस चीज़ को अलग से नोट दे के लिखना पड़ेगा कि हमारे अकॉर्डिंग आनी चाहिए ये, और इनकी आई है ये, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। हम ऑडिटर हैं, हम चेकिंग करेंगे, सारी गलतियाँ कंपनी को नहीं बताएंगे, हम अपनी रिपोर्ट में लिख के देंगे। तो यहाँ अगर मैं देखूँ 338 का 5% कितना होता है, इट इज़ अराउंड 15, 16, 17, तो 17 से कम का डिफरेंस है इनके बीच में, विच इज़ ओके। इस चीज़ को हम अलग से रिपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने चीज़ बताई हुई है, देखो, विद अ डिफरेंस ऑफ 10,000 इज 3% मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन, इफ दिस इज विद इन द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वेरिएशन, the auditor will conclude that depreciation is not materially misstated। हम बोलेंगे कि depreciation materially misstated नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था नॉन करंट एसेट्स, बट ये थे टैंजेबल। टैंजेबल मतलब जिनको हम देख सकते हैं। तो टैंजेबल नॉन करंट एसेट्स को ही तो हम फिजिकल चेक कर सकते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट एंड ऑल, ये सारी टैंजेबल का होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इनटैंजेबल एसेट्स, तो सॉरी नेक्स्ट इज इनटैंजेबल नॉन करंट एसेट। अब अगर हमारे को बुक्स में दिख रहा है इनटैंजेबल नॉन करंट एसेट, हाउ कैन वी वेरीफाई दैट?
सो गाइस, अब सोचो यू आर चेकिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी एंड तुम्हें उसके एसेट साइड में दिखे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जिसको हम पढ़ते थे एक तरह से तुम्हें याद होगा, हमने F3 में इनफैक्ट F7 में भी पढ़ा था कि जो भी हमारे एसेट्स अभी कंप्लीट नहीं होते, अभी उन पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क चल रहा होता है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करते हैं। कौन सी करते हैं ये तुम्हें F3 एंड F7 से पता चल जाएगा। तो वो जो डेवलपमेंट कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज करी है वो चीज़ लिखी हुई हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड इन इंटेंजिबल एसेट। अब इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, हाउ कैन वी गेट दैट? सॉरी गाइस। अब देखो जो गुडविल है, गुडविल जब भी बैलेंस शीट में अपीयर कर रही होती है दैट मीन्स दिस इज परचेज गुडविल। परचेज गुडविल मतलब कोई दूसरा बिजनेस तुमने परचेज किया था उसकी कॉस्ट से ज़्यादा का। जैसे फॉर एग्जांपल एक रनिंग बिजनेस था, या बिजनेस नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है, हमारा लेट्स से फैशन का बिजनेस है, फैशन से रिलेटेड, ठीक है। तो हमने एक टी शर्ट थी जो शाहरुख खान ने डाली हुई थी, जिस टी शर्ट की एक्चुअल कॉस्ट थी 50,000। मतलब अगर हम मार्केट में जाके सेम टी शर्ट परचेज करेंगे इट विल कॉस्ट अस 50,000, बट वो टी शर्ट शाहरुख खान ने डाली हुई थी, तो वो टी शर्ट हमने परचेज करी लेट्स से 2,50,000 की। दिस इज बिकॉज क्योंकि वो शाहरुख खान ने डाली हुई है, शाहरुख खान के साइन है उस पर, तो वो टी शर्ट हमने परचेज करी। तो कॉस्ट ऑफ द टी शर्ट वॉज 50 बट वी परचेज इट फॉर 2,50,000, सो दैट मीन्स हमने परचेज करी 2,50,000, दिस इज अमाउंट पेड माइनस कॉस्ट थी उसकी 50,000, तो जो रिमेनिंग 2,00,000 है दैट इज गुडविल। तो ये होगी हमारी गुडविल। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एसेट की कॉस्ट क्या है, सॉरी एसेट की कॉस्ट क्या है, हमने किस प्राइस पे परचेज की है, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट, बिल्स, परचेज इनवॉइस, वो सब कुछ। ट्रेडमार्क्स, अब ट्रेडमार्क्स क्या होता है? ट्रेडमार्क्स बेसिकली हमने अगर अपना कोई भी चीज़ ट्रेडमार्क कराया हुआ है, कोई भी अपना डिज़ाइन एंड ऑल, तो उसके लिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट होगा जिसमें लिखा होगा कि ये जो ट्रेडमार्क है दिस बिलोंग्स टू अस और ये कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो वो सर्टिफिकेट हो गया। सेम गोज़ फॉर कॉपीराइट। अब एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हमारे जो होते हैं उनके लिए हमें जितने भी डेवलपमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो सारे चेक करने पड़ेंगे। तो इनटैंजिबल एसेट्स अगर हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहे हैं उनके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ से हम इनको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले है इसका ब्रेक डाउन ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। ये बेसिकली इसकी बात कर रहे हैं कि हमने जो भी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर किया उसको ब्रेक डाउन करेंगे। परचेज इनवॉइसेस सारे चेक करेंगे फॉर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, एसेट अंडर डेवलपमेंट के लिए भी जो भी हमने एसेट्स परचेज करे थे इसके लिए उनकी कॉस्ट, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, टाइम शीट्स। अब टाइम शीट्स क्या होते हैं? देखो टाइम शीट्स एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ होगी फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द पीपल हु आर वर्किंग समवेयर। तो टाइम शीट्स क्या होती है? जब भी तुम कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है, तो कंपनी वाले जैसे तुम्हारा एक दिन में 8 घंटे तुम काम करते हो, वैसे तो ज़्यादा करते हो नॉर्मली, लेकिन हम 8 घंटे का ही टाइम भरते हैं। तो 8 घंटे तुमने किस किस चीज़ पे काम किया है दैट यू विल राइट एंड गिव टू द कंपनी। कि 8 घंटे में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैंने 8 घंटे में, जैसे आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने 8 घंटे में ये 2 घंटे इस क्लाइंट पे काम किया, ये 4 घंटे इस क्लाइंट पे काम किया, ये 2 घंटे ये ए पे काम किया था, ये बी पे, ये सी पे। सो इसका मतलब क्या है कि ए पे मैंने 2 घंटे लगाए, बी पे 4 घंटे एंड सी पे 2 घंटे। तो टोटल 8 घंटे आज के मैंने ऐसे यूज़ करे। कंपनीज क्या करती हैं? कंपनीज ऐसे जो जो टाइम शीट तुमने भरी है सारे एम्प्लॉयज़ ने भरी होगी, तो कंपनी देखती है एक दिन में इस क्लाइंट पे टोटल कितने घंटे काम हुए। जैसे ए पे मान लो 60 आवर्स काम हुआ टोटल, और 60 आवर्स में इसका काम कंप्लीट हो गया सारा, 60 मैन आवर्स में इसका काम कंप्लीट हो गया। अब 60 आवर्स, अब कंपनी देखती है वो तुम्हें क्या सैलरी देती है, तो तुम्हारे सैलरी के अकॉर्डिंग, पर आवर के अकॉर्डिंग 60 आवर्स की टोटल सैलरी जो तुम्हारी है, जैसे मान लो पर आवर रेट है 30, तो 60 इंटू 30
दैट मीन्स 1800 तो हमारी कॉस्ट ही लग गई इस काम में। जो एम्प्लॉयज़ ने टोटल 60 आवर्स काम किया है, पर आवर तुम एम्प्लॉय को $30 देते हो, $30 सॉरी, तो $1800 तो क्लाइंट पे काम ही हो चुका है, तो ये तो कॉस्ट है। तो क्लाइंट पे इसमें तुम अपनी फीस जैसे 50% ऐड करके या कुछ भी करके तुम देख सकते हो किस फीस पे तुम क्लाइंट से पैसे चार्ज करोगे। दैट इज़ लाइक टाइम शीट्स। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट टेस्ट एंड ट्रायल रिजल्ट्स, ये भी सारा एसेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा। कैश फ्लो फोरकास्ट, ये भी तुम्हारा एसेट अंडर डेवलपमेंट। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, ये तुम्हारा ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब के लिए आ जाएगा। थर्ड पार्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट फॉर ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क्स। अब मान लो तुम्हारा ब्रांड नेम है, तो ब्रांड नेम तुमने बुक्स में लिखा हुआ है कि ये हमारी आज की ब्रांड की वैल्यू है, जैसे हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो ब्रांड की वैल्यू तुमने करी, उसके लिए तुम्हें थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करानी पड़ेगी अपनी ब्रांड की, और वो तुम्हें बताएगा कि आज की डेट में तुम्हारे ब्रांड की वैल्यू इतनी है। उसी को तुम बुक्स में अपनी नोट करोगे। अमोर्टाइजेशन पॉलिसी एंड रेट्स, अब जैसे टैंजेबल एसेट्स जो हमारे होते थे उन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, इनटैंजेबल एसेट्स पे हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करते हैं। बात वही है, कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ पे होता था टैंजेबल पे डेप्रिसिएशन एंड इनटैंजेबल पे अमोर्टाइजेशन। तो ये चीज़ें हम सारी चेक करते हैं इनटैंजेबल एसेट्स के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ ये हमने ऑलरेडी F8 में पढ़ी हुई है, F7 में सॉरी, कि डेवलपमेंट कॉस्ट शुड ओनली बी कैपिटलाइज एज एन इंटैंजिबल एसेट if the recognition criteria of IAS 38 intangible assets have been met. The audit procedure suggested below focus on obtaining evidence that the treatment of relevant items compiled with these requirement. ठीक है, अब ये चीज़ ये प्रोसीजर सारा वही बताया हुआ है। दिस इज रिगार्डिंग हमारा इंटैंजिबल एसेट, और ये वो वाला है अंडर डेवलपमेंट, जो अंडर डेवलपमेंट वाला होता है उसके रिगार्डिंग ये बता रहे हैं। तो ऑब्टेन ब्रेक डाउन ऑफ कैपिटलाइज कॉस्ट फॉर अ सैंपल ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड इन द ब्रेक डाउन, एग्री द अमाउंट टू द इनवॉइस और टाइम शीट, के हमने ऑब्वियसली सारी चेकिंग नहीं कर सकते पूरे साल की, तो हमने सैम्पलिंग तौर पे कुछ ब्रेक डाउन को कंपेयर किया उनकी एक्चुअल इनवॉइस से। इंस्पेक्ट बोर्ड मीटिंग फॉर एवरी डिस्कशन रिलेटेड फॉर द इंटेंडेड सेल और यूज़ ऑफ द एसेट, कि जो एसेट हमारा बना है उसको सेल करना है या उसको इंटेंडेड यूज़ करना है, ये सारा तुम्हारे को कॉन्सेप्ट F7 से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इंटेंडेड यूज़ और सेल। डिस्कस द डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट, इंस्पेक्ट प्रोजेक्ट प्लान्स एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन टू इवैल्यूएट कंप्लायंस, inspect budgets to confirm financial feasibility, inspect the financial statement disclosure in the draft financial statement to ensure compliance. So basically जो भी हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट की चीज़ें होती थी उन सबको चेक करना। अगर हमें डेवलपमेंट कॉस्ट में कोई भी एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज करना है तो ये क्राइटेरिया उसका होता था कि वो प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी क्या है, क्या उस प्रोजेक्ट का आगे हमें बेनिफिट मिलेगा, कितने साल वो प्रोजेक्ट चलेगा, वो सारा हमारा डेवलपमेंट कॉस्ट में आता था, और उसी के बारे में बताया हुआ कि हमें वो चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। बाकी जो अदर इंटैंजिबल एसेट्स हमारे आते हैं उनके लिए हम क्या चेक करेंगे, अभी तो सिर्फ डेवलपमेंट वो थे जो हमारे एसेट अंडर डेवलपमेंट है। तो इंस्पेक्ट परचेज डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर द कंपनी नेम एंड कॉस्ट टू बी परचेज फॉर इंटैंजिबल एसेट, जैसे हमारा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो उसके लिए हम परचेज डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। इंस्पेक्ट स्पेशलाइज्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट और अग्री टू द अमाउंट इंक्लूडेड इन द जनरल लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर किसी पेटेंट की, किसी ट्रेडमार्क की वैल्यू चेंज हो गई है, बढ़ गई है, तो उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए होगी, जिसके बेस पे हम अग्री करेंगे कि हाँ आपने बुक्स में जो ब्रांड वैल्यू दिखाई हुई है वो इतनी ही है। अमोर्टाइजेशन, अब अमोर्टाइजेशन इन पे डेप्रिसिएशन कैसे करेंगे। So inspect budget and forecast for next few years to ascertain the period over which economic benefit are expected. Same depreciation वाली line. Recalculate amortization charge to verify arithmetical accuracy. हम अपने हिसाब से भी calculate करेंगे, जैसे depreciation के illustration में हमने देखा था कि उन्होंने calculation अपनी दी हुई है, हमने एक बार अपनी भी करी। For intangibles such as license, inspect license agreement to confirm the amortization period correspond to the license period. इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने एक लाइसेंस लिए, जैसे लेट्स से अगर मैं लाइसेंस बोलता हूँ, जैसे मैंने कंपनी का
पॉल्यूशन लाइसेंस लिया हुआ है, जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने पॉल्यूशन लाइसेंस लिया है और ये लाइसेंस मुझे पड़ा है लेट्स से $30,000 का। मैंने पॉल्यूशन का लाइसेंस लिया है और ये लाइसेंस मुझे पड़ा है $30,000, वैसी हाइपोथेटिकल पॉल्यूशन लाइसेंस मैंने लिया हुआ है और 30,000 इसकी कॉस्ट है और ये लाइसेंस मेरा 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा। जो लाइसेंस मैंने लिया है 30,000 का पॉल्यूशन वाला, 5 साल में एक्सपायर हो जाएगा। दैट मीन्स हर साल इसकी वैल्यू कितनी गिरेगी, $6,000। तो सेम जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्टली सेम कि फॉर इंटैंजिबल सच एज लाइसेंसेज इंस्पेक्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट टू कंफर्म द एमोर्टाइजेशन पीरियड। जैसे डेप्रिसिएशन पीरियड था वैसे एमोर्टाइजेशन पीरियड कॉरस्पॉन्ड टू द लाइसेंस पीरियड। So this is how we check tangible and intangible assets appearing in the balance sheet. नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या होता है, हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, जिस चीज़ में हम ट्रेड करते हैं, परचेज करते हैं, सेल करते हैं या इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। बेसिकली आवर पर्पस इज टू सेल दिस इन्वेंट्री, नॉट टू यूज दिस इन्वेंट्री। ठीक है, अब इन्वेंट्री के लिए हम कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से चेकिंग कर सकते हैं। एजड इन्वेंट्री लिस्टिंग, कि जितनी भी इन्वेंट्री है, कौन सी इन्वेंट्री 90 डेज़ पुरानी है, कौन सी इन्वेंट्री अभी लेटेस्ट 45 to 90 डेज़ के बीच में है, कौन सा स्टॉक हमारे पास जो रखा हुआ है वो फ्रेश है, 45 डेज़ पुराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आइसक्रीम का मेरा काम है, ठीक है, तो कौन सी आइसक्रीम ऐसी है जो 90 डेज़ पुरानी मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सी है जो 45 to 90 के बीच में मैन्युफैक्चर हुई है, कौन सी 45 से पहले एक्सपायर हुई है, अभी 45 डेज हुए एक्सपायर मैन्युफैक्चरिंग में, सॉरी। इसका पर्पस क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री लिस्टिंग का, एज इन्वेस्टिंग का। इससे हमें ये पता चल जाता है कि कंपनी को कंपनी का अगर ये वाला स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बचा हो, ध्यान से सुनना, कंपनी के पास अगर आइसक्रीम कंपनी के पास 90 डेज पुराना स्टॉक बहुत ज़्यादा है, सो दैट मीन्स ये मेरा काइंड ऑफ ऑब्सोलीट में आ जाएगा। ऑब्सोलीट का मतलब क्या है कि बिकेगा ही नहीं। तुम जब आइसक्रीम लेने जाओगे, उसकी मैन्युफैक्चर उसमें लिखा हुआ है 4 मंथ्स, एक्सपायरी 4 मंथ्स की है, 3 महीने पहले वो बना हुआ है, मतलब एक ही महीना रहेगा एक्सपायरी में, तो यू विल नॉट प्रेफर दैट आइसक्रीम। तुम प्रेफर करोगे अगर आइसक्रीम अभी रिसेंटली बनी हुई है और अभी भी उसमें 3-4 महीने बचे हुए हैं। ऑफकोर्स हम फ्रेश चीज़ को ही प्रेफर करते हैं। तो अगर हमें यहाँ से पता चला कि कोई स्टॉक बहुत पुराना है, एक्सपायर होने वाला है, तो उसको हम पहले ही ऑब्सोलीट डाल देंगे, उसको हम अपनी इन्वेंट्री में काउंट ही नहीं करेंगे कि ये तो बेकार है। सेल ही जब ये स्टॉक होगा ही नहीं तो तुम अपने स्टॉक में कैसे काउंट कर सकते हो, वो चीज़ चेक करेंगे। इन्वेंट्री एसेट्स, कि इन्वेंट्री में एसेट्स क्या क्या है, हमारे इन्वेंट्री एसेट्स जितनी भी हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री एसेट्स को यू कैन से फिजिकल वेरिफिकेशन, सारी फिजिकल वेरिफिकेशन करी स्टॉक की कि अच्छा तुमने अपनी बुक्स में दिखाया हुआ है एज पर बैलेंस शीट कि इतनी इन्वेंट्री तुम्हारे पास है, ये सारा सामान इतना रखा हुआ है, ठीक है, मेरे को फिजिकली चेक करा दो, रैंडम इतनी चीज़ें चेक करा दो कि काउंट है, अमाउंट इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। इन्वेंट्री काउंट शीट, अब एक शीट होती है, हर कंपनी एक शीट मेंटेन करती है अपने गोडाउन में, जहाँ पे लिखा होता है कि उसके पास इतना स्टॉक इतना है, इतना स्टॉक इतना है, ये चला गया, ये आ गया, वो सारा एक स्टॉक काउंट रखती है, वो चेक करो। परचेज बिल चेक करो, गुड्स रिसीव नोट चेक करो कि जितने हमने गुड्स परचेज करे थे क्या उतने ही गुड्स हमारी फैक्ट्री में आए। हमने परचेज में चेक कर लिया, सोचो कंपनी चालाक है, कंपनी ने परचेज का बिल ज़्यादा का कटवाया, सामान कम था, सामान कम मंगाया, मतलब बिल ज़्यादा का कटवाया, पैसे कम दिए और सामान कम मंगाया। ज़्यादा का बिल था, इस वजह से इन्वेंट्री भी ज़्यादा दिखा रहा था वो। हम परचेज के बिल चेक करें, हाँ हाँ परचेज किया हुआ है कंपनी ने, तो स्टॉक तो होगा ही, ओके कर दिया। लेकिन जब हमने गुड रिसीव नोट चेक किया, यहाँ देखा कि भाई परचेज बिल ज़्यादा है, अब एक्चुअली गुड्स कम आए हुए हैं, तो गुड्स कम आए हुए हैं तो हमें कम वैल्यू दिखानी है, जितने आए हैं एक्चुअली उतना ही स्टॉक में दिखाएंगे। सेल्स इनवॉइस, जितने गुड्स सेल हो गए। गुड्स डिस्पैच नोट, सेम चीज़। क्लाइंट्स कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एलोकेशन, एब्जॉर्प्शन एंड अपोर्शनमेंट एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन फॉर वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम ACCA हैं, हमने कॉस्टिंग पढ़ा है, वी नो हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना है, उसमें हमें ओवरहेड एलोकेट करने पड़ते हैं, ओवरहेड कॉस्टिंग, लेबर, ये सब वो सब एलोकेट करना पड़ता है। तो कंपनी ने जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक में 3 टाइप का आता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस
एंड फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल तो हमेशा कॉस्ट पे आता है कि ये तो रॉ मटेरियल एज इट इज़ जो परचेज किया था एज इट इज़ पड़ा है। WIP होता है कि इस प्रोडक्ट पे अभी पूरा काम नहीं हुआ, आधा काम हुआ है, तो इस पे आधी कॉस्ट ऐड होगी, ओवरहेड्स। फिनिश गुड्स होते हैं कि ये पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट है सीधा सेल होने में, तो इसमें जो रॉ मटेरियल लगा था वो कॉस्ट, प्लस जो लेबर वगैरह लगी थी, अदर ओवरहेड्स लगे थे वो कॉस्ट। तो वो अपोर्शनमेंट हम चेक करेंगे कि कंपनी ने ठीक करी है कि नहीं करी, अपनी भी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था। तो सेम एक चीज़, इन्वेंट्री मस्ट एग्जिस्ट, बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड, बी वैल्यूड प्रॉपरली एंड मस्ट बी ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। के स्टॉक भी कंपनी का ओन्ड और कंट्रोल होना चाहिए। कंपनी के गोडाउन में अगर स्टॉक बहुत सारा रखा हुआ है, कंपनी ने जान के अपने पड़ोसी के गोडाउन से स्टॉक मंगा के रखवा दिया था कि मेरे स्टॉक में रख दो, जब वो काउंट करेंगे सारा दिख जाएगा और मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, एसेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जबकि वो स्टॉक कंपनी के थे ही नहीं। तो हमें ओन्ड बाय एंटिटी भी चेक करना है, ओनरशिप भी चेक करनी है। When auditing inventory, there are two main factors to consider. पहला, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री का काउंट भी चेक करना है कि कितनी क्वांटिटी है, और वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल इन्वेंट्री आइटम्स यूजुअली एड्रेस इन द फाइनल ऑडिट। मतलब जो हमने ये वैल्यूएशन है, जो इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी हुई है, कॉस्ट और MRP विच एवर इज लेस, याद है, कॉस्ट और रिलायजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस रॉ मटेरियल के लिए। और कॉस्टिंग में हमने पढ़ा था कि WIP और फिनिश गुड्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो चीज़। तो क्वांटिटी एंड वैल्यूएशन, दीज बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है ऑडिट एविडेंस। स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स रिक्वायर फॉर ऑडिटर टू अटेंड फिजिकल इन्वेंट्री काउंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल इफ इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर इन्वेंट्री का अमाउंट, इन्वेंट्री जो है बैलेंस शीट में बहुत ह्यूज अमाउंट है बैलेंस शीट में, कि टोटल एसेट्स कंपनी के हैं 100 मिलियंस, जिसमें से 30 मिलियंस की या 10 मिलियंस की तो इन्वेंट्री है। मतलब हमें पता है 10, हमने 2% से ज़्यादा बनाया हुआ है, कोई भी चीज़ 2% से ज़्यादा है मतलब वो मटेरियल है, तो ये तो 10% है, तो दैट मीन्स ये तो हमें भाई चेक करनी पड़ेगी। तो परफॉर्म प्रोसीजर ऑन फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स टू डिटरमाइन वेदर एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन दी काउंट रिजल्ट्स, के सारे रिकॉर्ड्स हमें चेक करने हैं, सारी कैलकुलेशन हमें चेक करनी है। अटेंडेंस एट इन्वेंट्री काउंट इज रिक्वायर्ड टू। अगर हम इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चेक करना पड़ेगा? इवैल्यूएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर इन्वेंट्री काउंट, कि मैनेजमेंट कैसे इन्वेंट्री अपना काउंट करती है। देखो अब इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे प्रैक्टिकली मैंने एक बार मदर डेयरी का स्टॉक ऑडिट किया था, मतलब जिस CA के पास मैं ट्रेनिंग करता था उसके पास मदर डेयरी का स्टॉक ऑडिट था। स्टॉक ऑडिट मतलब आइसक्रीम्स हर महीने, हर C&F मतलब तुम होलसेलर मान के चलो, होलसेलर के पास जाके मुझे आइसक्रीम्स काउंट चेक करनी होती थी। कंपनी बताती थी कि जो भी इस डीलर ने, इस होलसेलर के पास जितनी भी हमने उसको आइसक्रीम भेजी है, जितनी इसने सेल कर दी, जितनी डैमेज होगी, उसके बाद ये इन्वेंट्री इतनी आइटम, ये इन्वेंट्री इतनी आइटम, ये सारी एज इट इज़ पड़ी होनी चाहिए। ये कंपनी हमें देती थी कि हमारे अकॉर्डिंग, कंपनी हमारे अकॉर्डिंग बताती थी कि कंपनी के अकॉर्डिंग इस डीलर के पास इतनी आइसक्रीम्स होनी चाहिए, इतनी इसने हमसे परचेज करी, इतनी इसने सेल कर दी थी, सेल के बिल वगैरह, क्योंकि कंपनी के पास ही बिलिंग जाती थी, इतना डैमेज था जो इसने वापस कर दिया था, तो इतने आइटम्स होने चाहिए। अब वो चीज़ हम कैसे चेक करेंगे? मैं जब जाता था वहाँ पे, तो आइसक्रीम इज़ केप्ट इन अ कोल्ड स्टोरेज जिसका टेम्परेचर -25 डिग्रीज होता है। बेसिकली आई एम गोइंग इन टू अ फ्रिज, वो बड़ा एक रूम होता है विच इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टोरेज, इसके अंदर जाके मुझे आइसक्रीम चेक करनी होती थी। तो यहाँ क्या होता था, यहाँ ना क्रेट्स रखी होती थी बहुत सारी, ये होती है क्रेट्स। अब एक क्रेट में बहुत सारी आइसक्रीम्स हैं, डब्बे होते हैं आइसक्रीम्स के, ठीक है। अब मैं वो जो कोल्ड स्टोरेज में जब मैं अंदर जाता था, ये इंस्ट्रक्शंस थी कि कोल्ड स्टोरेज के अंदर आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकते, 1 मिनट अंदर, 5 मिनट बाहर, जब आपका बॉडी नॉर्मल हो जाएगी देन दोबारा अंदर, क्योंकि बार बार चेंज होता है टेम्परेचर। बाहर टेम्परेचर था 30 डिग्रीज, गर्मियों का सीज़न था, अंदर है -25, तो बार बार अंदर बाहर होंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, शरीर ख़त्म हो जाएगा। तो हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि आप 1 मिनट से ज़्यादा अंदर नहीं रुक सकते, और उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के लिए बाहर रुकना पड़ेगा। तो अब जब 1 मिनट के लिए अंदर जाएंगे, मैं एक एक क्रेट को उठा के इसको बोलूँगा हर क्रेट नीचे रख,
एक एक डब्बा गिना, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसे करूंगा तो मेरे को 10 दिन तो सिर्फ स्टॉक, ये खाली मैं एक क्रेट बता रहा, एक लाइन बता रहा हूँ, ऐसे पता नहीं कितनी लाइन्स है, तो 5 6 10 दिन तो इसी में लग जाएंगे और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो हम उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे चेक करते हो, तो बताते हैं आप कुछ नहीं, बस ऊपर वाली क्रेट में देख लो कि कितने डब्बे हैं, 4 क्रेटें तो दैट इंटू 4 तो टोटल इतने डब्बे होंगे। सैम्पलिंग के तौर पे मैं ये करके बोलता था कि चलो ये क्रेट निकाल के दिखा दो एक बार, जस्ट टू वेरीफाई कि ऐसा तो नहीं अंदर बीच में कोई एक खाली है कि इन्होंने खाली हुआ आइसक्रीम और वो खाली छोड़ दिया, पता ही ना चले, लाइक दैट। तो इवैल्यूएट मैनेजमेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर द इन्वेंट्री काउंट, ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ द काउंट, इंस्पेक्ट द इन्वेंट्री एंड परफॉर्म टेस्ट काउंट। मतलब मैनेजमेंट ने अपना स्टॉक कैसे काउंट किया हुआ है पहले वो देखो, इवैल्यूएट करो, ऑब्जर्व करो कि मैनेजमेंट ने ठीक से काउंट किया कि नहीं किया तुम्हारे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इन्वेंट्री का समझो, और टेस्ट काउंट सैंपल के तौर पे खुद चेक करो कि हाँ आपने इतनी करी थी, चलो मुझे वेरीफाई करा दो। आपने टोटल स्टॉक में बताया था कि ये वाली आइसक्रीम आपके पास 800 पीस है, तो एक बार मेरे को ये वेरीफाई करा दो। दैट इज परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट। इन्वेंट्री काउंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इन्वेंट्री काउंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, ऑडिटर डज नॉट परफॉर्म द काउंट। हम पूरी काउंटिंग नहीं करते, हमारा काम नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें ये बात कि मेरे को ये काम मिला हुआ था, क्योंकि मैं जिस सीए के अंडर काम करता था वो एक इंटरनल ऑडिटर था, वो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं था। ही वॉज अ इंटरनल ऑडिटर जिसको सिर्फ इसी पर्पस के लिए रखा हुआ था कि आपको स्टॉक वेरीफाई करने हैं। लेकिन अगर मैं इसका फाइनेंशियल ऑडिटर होता, जो स्टैच्यूटरी ऑडिट होता है जो हम साल के एंड में करते हैं, तब मैं ये स्टॉक काउंट ना करता, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, कि उसका स्टॉक है, मेरा नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है गाइस, इस टेस्ट अंडरस्टैंडिंग को भी एक बार प्लीज पढ़ लेना, पीछे से सॉल्यूशन देख लेना, कुछ खास नहीं है, ये भी बहुत ईजी है, जस्ट 1 2 बार पढ़ लेना, सारा समझ आ जाएगा, कुछ भी एज सच डिफिकल्ट नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड वर्ड टू वर्ड एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड परपैचुअल इन्वेंट्री सिस्टम्स, एंड विल कंटिन्यू। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।